अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोगों ने स्टार्ट करना नेक्स्ट जो टॉपिक दैट इज म्यूटेशंस एंड कैंसर। ठीक है, कैंसर बायोलॉजी का, कैंसर बायोलॉजी 2। सो बेसिकली इसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं वो कैंसर को इफेक्ट कर रही है या कैंसर कॉज कर रही है। ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूटेशंस होती क्या है। म्यूटेशंस यू नो वेरी वेल, दीज आर चेंजेस इन डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस है उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ रहा है। अब चेंज में बी ऑफ एनी टाइप, दैट में बी ऑफ डिलीशन, दैट में बी एम्पलीफिकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो अब जनरली यू नो वेरी वेल कि आपकी जो प्रोटोन को जीन्स होती है जो कि नॉर्मल जीन्स है आपकी बॉडी के अंदर, ये इस तरह की प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन से लिंक्ड होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और वो अल्टीमेटली जाके क्या करती हैं, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू जो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन है उसको उसको प्रोग्रेस करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। ठीक है, लाइक G1 से उसको आगे लेके जाती हैं, या फिर वो क्या करती हैं, प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवाती हैं। ठीक है जी, आपकी जो प्रोटॉन को जीन्स होती हैं उनके मतलब इस तरह से वो इस तरह की चीजें इनकोड करती हैं कि नॉर्मल जो सेल साइकिल चल रहा होता है वो सारा काम। अब उसमें आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, उनके रिसेप्टर्स, फिर जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन काइनेज आपने रिसेंटली देखे हैं, साइक्लिन्स या फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी आपने देखे हैं, स्टैट 3 के केस में देखे हैं आपने। रिसेंटली हम लोग जो पढ़ रहे थे सिग्नलिंग सिस्टम्स, उनके अंदर एनएफ के भी पाथवे के अंदर भी आपने जो डायमर्स हैं एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनको देखा है। सो अगर उनकी जितनी भी आपके पास ये प्रोटोन को जीन्स होती हैं, अगर इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, लाइक आप कह लें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस, ठीक है, उनके अंदर जो है वो म्यूटेशन स्टार्ट हो जाए, दैट कैन लीड टू द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन। कि वो एक नॉर्मल सेल साइकिल चल रहा था, प्रोग्रेशन चल रही थी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह से प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। प्रोलिफरेशन क्यों ज्यादा हो रही है? द रीजन इज कि अबंडेंस है अब। ठीक है, अब ज्यादा चीजें आ गई, स्टेबिलिटी हो गई है, रेगुलेशन नहीं हो रही। जितने भी इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये प्रोटीन की रेगुलेशन नहीं हो रही। अब आप लोग पढ़ते होते हैं कि जब भी ये नेगेटिव रेगुलेशन होती है तो नेगेटिव रेगुलेटर्स क्या करते होते हैं, जो कि ये जो आपकी ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स होती हैं, वो जो नेगेटिव रेगुलेटर्स इनकोड कर रहे होते हैं, उसमें रिसेप्टर्स आ जाते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ जाते हैं। उनका काम होता है कि वो सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करें। एक तो ये काम है चेक पॉइंट्स को एक्टिवेट करें कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो सेल साइकिल को वहीं पे हाल्ट कर दिया जाए, म्यूटेशंस के साथ आगे न जाने दिया जाए सेल को। ठीक है, मजीद उसको डिवाइड ना होने दिया जाए। एक तो ये काम करते हैं। सेकंड उनका फंक्शन होता है कि वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं कि ठीक है, वंस आपके पास जो सेल जो है वो डिवाइड हो चुका है तो उसके बाद जो पिछले सेल है उसकी डेथ होनी होती है, तो वो एपोप्टोसिस करवाते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन होती है, ताकि जी आपके पास क्या हो, एक प्रॉपर जो डिवीजन हो रही है या प्रोलिफरेशन हो रही है वो नॉर्मल हो, इसका ग्रोथ नॉर्मल हो, रेट नॉर्मल हो। ठीक है, लेकिन अब अगर दिस लॉस ऑफ फंक्शन, ये जो आपके पास ये जो प्रोटॉन को जीन्स हैं और ये जो नेगेटिव रेगुलेटर्स आ जाएंगे हैं, इनके अगर फंक्शन लॉस हो जाता है, दैट कैन कॉज अनकंट्रोल सेल साइकिल प्रोग्रेशन। फिर सेल साइकिल चलता रहेगा और कोई चेक पॉइंट्स एक्टिवेट नहीं होंगे। चेक पॉइंट ये नहीं देखेंगे कि इधर द सेल इज नॉर्मल और एब नॉर्मल। ठीक है, कोई म्यूटेशन तो नहीं है, डीएनए डुप्लीकेट रेप्लिकेट जो है वो गलत तो नहीं किया हुआ, ये चीजें चेक नहीं की जाएंगी। सेकेंडली यहाँ पे प्रोसेस इंड्यूस नहीं होगी। सो अनकंट्रोल्ड एक तो डिवीजन चली जा रही है चेक पॉइंट्स ना होने की वजह से, सेकेंडली प्रोलिफरेशन होती जा रही है, क्योंकि एपोप्टोसिस जो है वो प्रिवेंट हो चुकी है इस केस में। अब यू नो वेरी वेल कि आपका जो जीनोम है, ठीक है, उसके अंदर देर आर मेनी, कहा जाता है कि 25,000 रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट्स बेसिकली आपके पास जीनोम के अंदर वो वाले एरियाज हैं विच आर मोर प्रोन टू म्यूटेशन, जिनमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 रिकॉम्बिनेशन हॉटस्पॉट्स हैं आपके जीनोम के अंदर। अब इन केस के
अगर बॉडी टेम्परेचर पे ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है तो उस केस में दैट लीड्स टू डीएनए डैमेज। ठीक है, कैसे डीएनए डैमेज हो सकता है? बेसिस जो है उनकी ऑक्सीडेशन हो सकती है, डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आ जाती हैं जो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए होता है। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए यू मस्ट हैव स्टडीड। ये आपके पास कुछ 6-7 जो बेसिस है उनका एक रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है जो कि नॉन कोडिंग होते हैं जनरली। ठीक है, जो कि हर थोड़े वक्त से बाद रिपीट हो रहा होता है, दैट इज माइक्रोसैटेलाइट, छोटा सा डीएनए का ये पोर्शन होता है। ये आपके पास के इन जगहों में, इन चीजों में जो है वो क्या आ सकती है, इनका डीएनए डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब अगर डीएनए डैमेज हो रहा है तो अल्टीमेटली दैट अफ्लिक्ट प्रोटोन को जीन, दे आर प्रीडिस्पोज टू द कैंसर। ठीक है, या ट्यूमर स्प्रेसर जीन जो हैं उनको वो डीएनए डैमेज इफेक्ट करता है और अल्टीमेटली नाउ दे आर प्रीडिस्पोजेबल टू द कैंसर। अब कैंसर के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास जो हैं वो uh, आ जाती हैं जीन म्यूटेशन जो कि रिलेटेड है टू द कैंसर। लेट मी शो यू रफ व्यू, फिर हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। आपके पास आ सकती हैं जी जीन एम्पलीफिकेशन। ठीक है जी, एम्पलीफिकेशन में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, कि जो नंबर है किसी जीन का वो ज्यादा हो रहा है, ओवर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, या तो जीन की एम्पलीफिकेशन हो रही है, ठीक है, जीन का नंबर बढ़ रहा है, या फिर कोई जीन जो है वो लॉस हो रही है। तो ये दो केसेस एक तो आ सकते हैं आपके पास, एम्पलीफिकेशन और लॉस। सेकंड आपके पास आ जाता है कोई भी फंक्शनल डोमेन है उसकी डिलीशन हो गई है। सो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? थर्ड है पॉइंट म्यूटेशंस। नेक्स्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशंस। ये आपके पास कुछ बताई हुई है टेबल के अंदर की मैंने। ठीक है, वो फिर आगे डिटेल में गया हुआ है कि ल्यूकीमिया में कौन कौन सी ट्रांसलोकेशन हो सकती है, डिफरेंट सिनेरियोज। हम इनको बेसिकली जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो देखेंगे जनरली। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आज जो देखनी है वो देखनी है एम्पलीफिकेशन, कि व्हाट वुड हैपन कि अगर आपका जो डीएनए है वो एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लोकस का जो डीएनए है वो अगर एम्पलीफाई हो जाता है तो क्या होगा अल्टीमेटली। ठीक है, एम्पलीफिकेशन क्या है? दैट इज द रीडुप्लीकेशन ऑफ द डीएनए। ओके, अब वो जो रीडुप्लीकेटेड डीएनए है वो एक्साइज्ड वहां से निकल सकता है और वो कहीं किसी भी और जगह पे किसी भी और क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट हो सकता है, या फिर जहाँ पे है वहीं पे रह के वो डबल जीन्स जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, जो भी इवेंट होगा उसमें जो जीन एम्पलीफिकेशन है उस एम्पलीफाई हो गया, नंबर बढ़ गया है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? ओवर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, वजह क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज नंबर ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, अब ये आपके पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं कि किन किन केसेस में आपके पास जीन एम्पलीफिकेशन हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में बड़ी कॉमन है। ठीक है, जो क्रोमोसोमल रीजन्स हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोमल रीजन्स दे में एम्पलीफाई। आपके पास जो क्रोमोसोम नंबर 17 है उसकी जो लॉन्ग आर्म है क्यू, उसकी एम्पलीफिकेशन हो सकती है 11q13। ठीक है, अब इनके अंदर डिफरेंट ये जो आपके पास रीजन्स होते हैं इनके अंदर ये डिफरेंट सीक्वेंसेस कंटेन करते हैं। उनके अंदर अगर आपके पास म्यूटेशन आ रही है, कोई जीन है, अब आपके पास 8q24 में सी मिक जीन है। ठीक है, ERB2 जिस तरह HER2 जो है उसको इनकोड करने, HER2 अगर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको इनकोड करने वाली जो आपकी वो जीन आ रही है ERB2 जीन जो है वो है 17q12 पे। बेसिकली जो है वो डिफरेंट जीन म्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास जो डक्टल कार्सिनोमा इन situ है DCIS ऑफ ब्रेस्ट, उसमें दैट इज जीन एम्पलीफिकेशन जो है दैट अकर्स एट ए लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंड दैट इज लिंक टू द एडवर्स आउटकम। मतलब अब डेफिनेटली अगर ERB2 की मैं अगर बात करूं, अगर वो एम्पलीफिकेशन हो रही है, ठीक है, अगर उसका नंबर जो है वो बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली दैट इज रिलेटेड टू द ट्यूमर ग्रेड। ठीक है, ये आपको, क्योंकि आप देखें हम लोगों ने, आप लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें
आई गेस शायद हम लोगों ने ये मार्कर नहीं पढ़ा था, डायग्नोस्टिक मार्कर में HER2 को भी यूज किया जाता है कि HER2 का नंबर कितना है, ठीक है, HER2 ज्यादा है कम है, तो उस चीज से भी जो है ना वो ट्यूमर का जो ग्रेड है उससे वो उसको स्ट्रांगली को रिलेट किया जाता है, ठीक है। डक्टल वर्सेस लॉबुलर स्टेटस की बेसिकली क्या स्टेटस है कैंसर का, उस चीज को चेक करने के लिए ट्यूमर ग्रेड को जो है वो स्ट्रांगली को रिलेट किया जाता है। सो ERB2 की एम्पलीफिकेशन, ठीक है, दैट इज आपके पास एक बिग प्रॉब्लम है जो आजकल के कैंसर्स में, मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होते हैं ना वो कहा जाता है कि वो HER2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मतलब ERB2 की एम्पलीफिकेशन उनके अंदर नहीं हुई होती, मतलब वो ER PR पॉजिटिव हो जाते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, HER2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट जो है वो आपके पास सिनेरियोज आ जाते हैं, आपके पास आ जाता है कि जी क्या स्कोर है उसमें भी, जब जब आप लोग ये रिपोर्ट्स को देखते हैं, पैथोलॉजी की हिस्टोपैथ की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जब आप देखते हैं तो उसमें डिफरेंट स्कोर लिखे हुए होते हैं इन द फॉर्म के क्या HER2 का क्या स्कोर है, ठीक है। उस स्कोर को देख के कोई भी जो पैथोलॉजिस्ट है या ऑन्कोलॉजिस्ट है वो अंदाजा लगाता है कि इधर द ब्रेस्ट कैंसर इज HER2 पॉजिटिव और HER2 नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि जर्नली आपके पास होता है क्या कि जीरो जो है अगर उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास माइनस में आ रही है तो दैट इज आपके पास क्या है कि वो HER2 नेगेटिव है, जीरो है तो HER2 नेगेटिव है। लेकिन अगर आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है +1 से अबव, +1 को भी नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, HER2 के लिए नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अगर +1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो HER2 पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। और फिर उसके हिसाब से जो है ना जो हर्सेप्टिन है, ठीक है, वो जो HER2 पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स होती हैं उनको हर्सेप्टिन जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली कोई अच्छी किस्म नहीं है कैंसर की जिसमें HER2 पॉजिटिव हो, ठीक है। लाइक डेफिनेटली कैंसर इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, किसी भी सिनेरियो की आप बात करें, लेकिन उसमें भी आपके पास फिर ये चीज़ आ जाती है कि आप ये देखते हैं कि इधर इट इज ट्रीटेबल और नॉट क्योरेबल है या नहीं है, ठीक है। और फिर आप देखते होते हैं कि ट्रीटमेंट को कितना रिस्पॉन्ड करेगा कोई भी पेशेंट जो है। सो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स इन चीज़ों को देखते हुए जो HER2 है उसको कोई बहुत अच्छा जो कैंसर है वो कंसिडर नहीं किया जाता, थोड़ी बुरी किस्म है ये कैंसर की, इसमें रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लाइक दोबारा से बीमारी वापस आने के जो चांसेस हैं वो इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। सो एक तो ब्रेस्ट कैंसर में आपके पास एम्प्लीफिकेशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा डिफरेंट एम्पलीफिकेशन हैं, जिस तरह अगर C-MYC जो जीन है, ठीक है, इसकी अगर एम्पलीफिकेशन हो जाए, देयर इज अ प्रोटोन का जीन, अगर इसकी एम्पलीफिकेशन हो जाए तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, दैट वुड लीड टू द ल्यूकेमियाज, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, स्टमक कार्सिनोमा हो सकता है, लंग कोलोन कार्सिनोमा हो सकती है, न्यूरोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, तो ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैंसर में। फिर एनमिक एक और आपके पास जीन है, अगर इसके अंदर एम्पलीफिकेशन हो रही है दैट विल लीड टू द न्यूरोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लंग कार्सिनोमा। एलमिक दैट विल लीड टू द लंग कार्सिनोमा। ERB2 ग्लायोब्लास्टोमा, ठीक है। ERB जो आपके पास है दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और B2 जो है आपके पास दैट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, क्योंकि वो HER2 को इनकोड कर रहा है। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, स्लाइवरी ग्लैंड कार्सिनोमा और ओवेरियन कार्सिनोमा में जो HER2 है उसका नंबर, उसका जो स्कोर है वो देखा जाता है। उसके बाद IN2 जो है आपके पास दैट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्लैडर डिफरेंट है। HSC ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ABL क्रोनिक माइलोजेनस लिकोमा। ABL आपको शायद याद भी हो, हम लोगों ने जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है उसके अंदर भी जी देखी, तो हमने कहा था कि जो आपके पास माइलोजेनस माइलॉइड ल्यूकीमिया उसके अंदर जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। MYB का कोलोन कार्सिनोमा, EDS दैट इज लिम्फोमा, HRAS ब्लैडर कार्सिनोमा, KRAS लंग कार्सिनोमा एंड RAS ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ये डिफरेंट आपके पास आ जाती है कि अगर इन जीन्स की एम्पलीफिकेशन हो जाए तो व्हाट दे वुड लीड टू, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास आ जाता है यहाँ पे कि एक जीन है आपके पास दैट इज PIK3CA है, ठीक है, इसका नॉर्मली इसका फंक्शन होता है कि ये एक फॉस्फेटिडाइलिनोस्टियोल 3 काइनेज P110 अल्फा को इनकोड करता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सर्विकल एंड ओवेरियन ट्यूमर्स ये एम्पलीफाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा कोडिंग करना। आप काइनेज देखिए जब इनकोड करता है तो काइनेज से काम होता है कि जो भी हम लोगों ने अभी जितने पढ़े हैं सिग्नलिंग सिस्टम, तो उसमें हमने ये देखा था काइनेसिस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आगे जाके किसी भी DNA का जो
सीक्वेंस है उसके साथ अटैच हो रहे थे और उसका एक्सप्रेशन बढ़ा रहे थे। सो अब देख रहे हैं आपके, अगर वो ज्यादा हो रहा है तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, वो प्रोटीन ज्यादा बनेगी। किसी भी चीज को ओवर अब एक्सप्रेशन ज्यादा हो सकता है कोई ऐसी प्रोटीन ज्यादा बन रही हो जिसकी वजह से जो सेल की डिवीजन है वो ज्यादा हो रही है, प्रोलिफरेट कर रहा हो, या इनहिबिटर जो है प्रोसेस इनहिबिटिंग प्रोटीन्स है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और है, दैट इज यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ठीक है। ये जीन है, ठीक है, इसका नंबर अक्सर देखा गया है कि जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके अंदर ज्यादा हो जाता है, मेल के अंदर एक कैंसर है कॉमन, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। फिर एक और आपके पास आ जाता है एम्पलीफिकेशन ऑफ लोकस 2p21। ठीक है, दैट इज अकर्स अबाउट 30% ऑफ थायराइड ट्यूमर्स। ठीक है, उस केस में होता है। अब उसमें आपके पास ये देखिए डिफरेंट सिनेरियोज उसमें लिखे हुए हैं कि BCL2 का लेवल ज्यादा हो जाता है। ठीक है। P53 की स्टेबलाइजेशन जो है वो इम्पेयर हो जाती है। ठीक है, मल्टीपल उसमें फिर आपके पास एक और उसने केस लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो बैक्स है, ठीक है, सॉरी, एम्प्लीफिकेशन अगर आपके पास हो रही है, एक जीन है CIAP1 जीन, दैट इज एन एपोप्टोटिक जीन। ठीक है, अगर उसकी एम्प्लीफिकेशन हो रही है तो डेफिनेटली एपोप्टोसिस जो है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट होगी। एपोप्टोसिस नहीं होगी तो डेफिनेटली ट्यूमर, दैट इज अ हेल मार्क, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर। तो ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमरोजेनेसिस जो है उसकी तरफ लीड करेगा। ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली जो एम्प्लीफिकेशन है दैट कैन लीड टू द कैंसर, दैट कैन कॉज कैंसर। ठीक है। कल हम लोग देखेंगे डिलीशन को इसके अंदर, या अगर लॉस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है। थैंक यू।